बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाएं कैसे जा रहे हैं रोज़े? तो बस ये देखिए हमारे दिन का आगाज़ हो गया है। घर की फ्रंट साइड और बैक साइड से आपको आसमान का नज़ारा दिखा रही हूँ। अच्छा खासा रोशन दिन, मगर शाम होने तक वही गहरे बादल आ गए, हल्की फुल्की बारिश, बादल और अच्छी खासी ठंड। तो बस चलिए यहाँ दोपहर के टाइम से जो है काम का आगाज़ करते हैं। तो मैंने बीफ निकाल के रख लिया था बोनलेस, तो पहले उसको डिफ्रोस्ट किया, सहरी के टाइम में निकाल के रख दिया था। तो हाफ़ से ज़्यादा बोनलेस मीट जो है लेके मैंने बीफ उसका कीमा बना लिया चॉपर में और उसको वापस फ्रीज़ कर दिया। फिर थोड़े से जो है बीफ के पीसेस मैंने ले लिए थे, तो शान का हलीम मिक्स बना रही हूँ मैं, शाही हलीम मिक्स। तो बस चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मुझे थोड़ा सा बीफ कम लगा तो मैंने थोड़ा सा कीमा भी निकाल लिया। और एज़ यूजुअल मेरी फेवरेट ब्लॉगर सितारा यासीन, उनका व्लॉग भी साथ साथ देख रही हूँ। व्लॉग देखने की आदत लगी है इतनी, तो अब अपने व्लॉग स्टार्ट करती है बनाने। तो चलिए फिर यहाँ इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ हलीम। तो पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया और बोनलेस बीफ जो था वो शामिल करके इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी, ताकि इसकी महक जो है चली जाए, जो कच्चेपन की एक गोश्त की स्मेल होती है। तो भुनाई करने से वो अच्छी तरह से चली जाती है और गोश्त अच्छी तरह भुन जाएगा। तो बस थोड़ी देर भुनाई करने के बाद मेरे पास शान का जो पैकेट मसाला रखा था पूरे हलीम मिक्स के साथ, उसका एक अलग दालों वाला पैकेट होता है और साथ ही जो है मसाले का पैकेट होता है छोटा सा। तो वो हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा मैंने शामिल कर दिया और बीफ की जो अच्छी तरह से भुनाई कर दी गई। यहाँ बाहर के मुल्कों में शान के जो पैकेट वाले मिलते हैं हलीम, तो उसमें दालें वगैरह सब साबित ही होती हैं, ऐसे नहीं कि वो ग्राइंड की हुई हो या जैसे पाउडर में मिलती हैं। तो यहाँ पे साबित होती हैं। उनको मैंने सहरी के टाइम ही जो है अच्छी तरह से भिगो के रख दिया था, पहले वॉश किया फिर सोख करके रख दिया। तो दोपहर तक वो अच्छे खासे सोख हो चुके थे। तो यहाँ बस देख लें गोश्त की भुनाई करते करते फिर उसके बाद जो है मैं वो सोख की हुई जो दालें हैं सब वो भी इसमें शामिल कर दूँगी और उसको थोड़ी देर मिक्स करने के बाद बॉयल पानी रखा था मेरे पास, हॉट वाटर था, उसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके रख दिया था। तो वो भी शामिल कर दिया जिस हिसाब से मुझे चाहिए था, कि अंदाजे के हिसाब से गोश्त और दालें भी अच्छी तरह से गल जाएंगी और मुझे जो है उसको ज़्यादा घोटना भी नहीं पड़ेगा। तो बस फिर पानी शामिल करने के बाद इंस्टेंट पॉट का ढक्कन बंद करें और मल्टीग्रेन का ऑप्शन मैंने क्लिक किया। तो उसमें जो अच्छा है कि टाइम ज़्यादा होता है, 40 मिनट्स तक। तो गोश्त और दालें सब अच्छी तरह से उसमें गल जाएंगी। फिर बाकी का काम उसके बाद करूँगी, तो तब मेरे लिए ईजी होगा जब गोश्त अच्छी तरह से गला हुआ होगा। तो यहाँ देख लें 40 मिनट्स पूरे होने के बाद जब स्टीम ख़त्म होगी, मैंने ढक्कन खोला और चेक किया तो अच्छा खासा गोश्त गल चुका था। मगर फिर भी जो है मैंने इसको थोड़ा और गलाना था कि अच्छी तरह से ये थिक सा हो जाए। तो इतनी देर में जो है मैंने अनियंस भी काट के फ्राई कर लिए थे, गोल्डन ब्राउन हो गए थे। तो इसमें मैं जो हूँ थोड़े से अनियन भी शामिल कर दूँगी, फ्राइड अनियन, ज़्यादा नहीं, कुछ जो है मैं ऊपर से गार्निश करने के लिए भी रख दूँगी, खाने के टाइम उसको हम शामिल कर देंगे। तो बस यहाँ अनियंस जो है ऐड करने के बाद मैंने इसको थोड़ा और मिक्स किया और फिर से ढक्कन बंद किया इंस्टेंट पॉट का और 20 to 25 मिनट्स और जो है मैंने इसको रख दिया था ताकि और भी अच्छी तरह से पक जाए। तो बस जब इसके 25 मिनट्स भी पूरे हो गए, स्टीम ख़त्म हुई, ढक्कन खोला और जो है इसको घोटने का काम स्टार्ट कर दिया। गोश्त इतना अच्छे से गल चुका था और ये समझें कि मैंने कई सालों में जो है बहुत बार हलीम ट्राई किया है, मगर इस जैसी हलीम मेरी कभी नहीं बनी। हमेशा ही बदमज़ा हलीम बनी है मुझसे, या तो बहुत ही जो है वो ऐसे पतली सी बन जाती थी कि लिक्विडी सी, नरम सी, गाढ़ी नहीं है, या फिर उसके गोश्त साबित होते या दालें साबित होती, या फिर बिल्कुल ही जो है हलवे की तरह बन जाती थी और टेस्ट ज़रा नहीं होता था मेरे हलीम में। तो बस इस बार मैंने कहा नहीं, अब तो मैंने पक्का अच्छे से बना के रखना है ये, इस बार तो पक्का ही अच्छा ट्राई करूँगी। और वाकई में बहुत ही अच्छा बना था इस बार मेरा हलीम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, सबने खाया।
बेटे को भी कोई शिकायत नहीं हुई और हस्बैंड को भी कोई शिकायत नहीं हुई। तो बस हमारी हलीम भी तैयार थी। इसको मैंने अच्छी तरह से थोड़ा और गाढ़ा कर लिया था, वो प्रोसेस मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो इस चम्मच के साथ मैं इसको अच्छी तरह से घोट रही थी, तो ये एकदम से जो थिक सी हलीम बन गई थी और बहुत ही टेस्टी थी। बस फिर हमारी हलीम तैयार थी और साथ ही जो है आज मैंने सोचा कि चलो पालक के पकोड़े बनाती हूँ। तो ये देख लें, पकोड़ा मिक्स जो बना के रखा था मैंने, 2 बार बनाया था, अब ये दूसरी बार भी ख़त्म होने वाला था। तो थोड़ा और बेसन मैंने शामिल किया और 1 चम्मच जो है चाट मसाला भी शामिल कर दिया, साथ थोड़ा नमक और ज़ीरा धनिया जो गरम मसाला वो सब मेरे पास रखे थे वो भी थोड़े थोड़े शामिल कर दिए। और थोड़ा सा जो है बस हल्का हल्का पानी डाल के एक थिक सा पेस्ट बना लिया था मैंने इसका, ताकि पालक के जो पत्ते रखे हैं तो आलू की तरह इसमें डिप करके और डीप फ्राई कर लूँ। पालक के पकोड़े बनाने थे और थोड़े से आलू भी मैंने कट करके रख लिए थे, तो सोचा कि आलू के पकोड़े भी हो जाएंगे। और फिर साथ ही जो है मिक्स वेजिटेबल्स के पकोड़े भी मैंने बनाने थे। तो बस आज यही था हमारा खाना। तो बस ये देख लें, अभी एक थिक सा पेस्ट बना के मैं रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं कुछ वेजिटेबल्स ले लूँगी, बंद गोभी श्रेड की हुई, गाजरें श्रेड की हुई थी मेरे पास, वो सब मैंने जिपलॉक्स में करके रखी थी। तो एकदम से ईज़ी हो गया, बस निकाला, बाउल में डाला, ऊपर से थोड़े मसाले शामिल किए और थोड़ा बेसन शामिल करके फिर थोड़ा सा पानी, क्योंकि सब्ज़ियाँ खुद ही अपना पानी इतना छोड़ती हैं तो और पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने वेजिटेबल्स के मिक्सचर भी बना के रख दिया पकोड़े बनाने के लिए। फिर उसके बाद ऑयल भी रख दिया था गरम होने के लिए, तो हम अच्छी तरह से गरम ऑयल में इनको डीप फ्राई कर लेंगे और हमारे पकोड़े भी एकदम तैयार हो जाएंगे। पालक के पकोड़े अच्छे क्रंची से बने थे, ऐसे मज़ा आ रहा था, क्योंकि पत्ते भी एक तो बहुत ही जो है पतले पतले होते हैं और उन पे पकोड़ों का बैटर जो लग जाए और फिर उनको फ्राई करो तो एकदम क्रंची से। आलू के उतने नहीं बने थे क्रंची, मगर पालक के जो है बहुत अच्छे क्रंची से बन गए थे। तो बस ये देख लें, अभी वेज पकोड़े भी हमारे जो है उसका मिक्सचर भी तैयार है एकदम। तो इनको डीप फ्राई करने की बारी आ जाएगी। फिर चाय तो लाजमी है, चाय रोज़ क्या दिखाऊंगी व्लॉग में, मगर वो तो लाजमी बनती है। तो बस फिर मैंने चाय भी बना ली थी, पकोड़े भी जल्दी से तल के रख दिए और बाकी टेबल तो सेट कर ही ली थी। हमारी इफ्तार टेबल तैयार थी और हमने बैठ के इफ्तारी की। बस अब कल देखती हूँ, कल शायद कोई कुकिंग का उतना ख़ास सीन ना हो, क्योंकि लेफ़्ट ओवर्स चीज़ें रखी हैं, हलीम भी है, बैंगन का भरता भी है। तो अगर हो सका तो अंडा ग्रेवी बना के बस थोड़ा बहुत वही खा लेंगे हम, क्योंकि कल मैंने सफाई करनी है ऊपर वाले फ्लोर की। तो बस दुआ करे हिम्मत मिले मुझे और मैं एकदम से जो है ऊपर की सफाई पूरी कर लूँ एक ही दिन में, क्योंकि सहरी के बाद ही सोती हूँ, तो जब तक उठती हूँ दोपहर हो चुकी होती है। ये फ़िलहाल रमज़ान की रूटीन है, वरना रमज़ान के बाद तो फिर से वापस वही नॉर्मल रूटीन में आ जाऊँगी। सुबह वही जल्दी उठना, फिर रात को जल्दी सोना। अब तो देर से सोना, देर से जागना, वो सब ख़त्म हो चुका है। जब तक पाकिस्तान थी, बहन के घर थी, तो वहाँ पे तो हर वक्त ही मैं सोई पड़ी होती थी। जब दिल चाहा तो सो गई, रात में जागे रहे तो कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। मगर ये कि अब यहाँ पे तो अपनी रूटीन लाइफ फिर से सेट हो चुकी है, तो उसी हिसाब से चल रही। फिर अच्छा लगता है, दिन के टाइम तो सारे काम भी अच्छे से हो जाते हैं, बाकी रेस्ट भी हो जाता है, कहीं जाना आना हो या बाहर के कोई काम हो वो भी इजीली हो जाते हैं। क्योंकि कराची में रह रह के आदत बन चुकी है रात देर तक जागना, सहरी तक, और सुबह देर तक सोए रहना। तो बस ये देखे इफ्तार टेबल तैयार थी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से खाना वाना सब हो गया। तो उसके बाद देखे बर्तन कौन उठाएगा, सबसे अहम काम। मगर नहीं, खैर से सब घर वालों का आदत है, तो जो खाना खाते हैं सब कुछ एक साथ ही फिर बर्तन भी उठा लेते हैं अपने, तो उतना मुश्किल नहीं होता और थोड़े से ही बर्तन होते हैं तो उठाने में कोई मसला नहीं। तो चले, बस यही थी आज की रूटीन, आज का खाना पीना। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।